purchase. The topic we are starting today is hire purchase. अब आप देखिए हायर परचेज, इसमें अगर मैं इसको ब्रेकअप करूं तो देयर आर टू वर्ड्स, हायर और परचेज. ओके, हायर और परचेज दो ऐसे वर्ड हैं जो अपने आप में ऑपोजिट हैं. हायर का मतलब किसी चीज को किराए पे लेना, हायर पे लिया, हायर पे दिया, ठीक है, किराए पे लेना, परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं. और परचेज किसी चीज को खरीद लेना, दोनों में पूरा कॉन्ट्राडिक्शन है कि हायर हम किसी चीज को किराए पे लेते हैं तो हम उसके मालिक नहीं बनते. परचेज जब हम किसी चीज को खरीद लेते हैं तो हम उसके मालिक बन जाते हैं. तो दोनों ऑलमोस्ट कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ऑपोजिट हो गया. ठीक है, तो हायर परचेज उसी का मिक्सचर है कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टम जहां पे परचेजर गुड्स को परचेज करने के बाद भी किराएदार ही रहता है. गुड्स को परचेज करने के बाद भी उसकी कैपेसिटी किराएदार जैसी होती है. ठीक है, परचेज हो गया, गुड्स उसको मिल गया, जो भी कमोडिटी उसने खरीदी, जो भी आइटम उसने खरीदा वो उसको मिल गया, उसके पोजीशन में आ गया, लेकिन उसकी पोजीशन टेनेंट के जैसी है, वो उसका एक तरह से मालिक नहीं है. ठीक है, वो उसका मालिक बनेगा व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड. पेमेंट किसी भी कमोडिटी को खरीदना और पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना, पार्ट्स में करना होता है ना. आजकल इजी हो गया, लोगों की इतनी इनकम नहीं होती कि वो कार अफोर्ड कर पाए, वो हाउस अफोर्ड कर पाए, तो आजकल फैसिलिटी हो गई, इतना फाइनेंस सिस्टम आ गया कि एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंस्टॉलमेंट, कि आप परचेज कर लो और आप इंस्टॉलमेंट में उस अमाउंट को क्या कर सकते हो, ग्रेजुअली पे कर सकते हो. और ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो कुछ क्या लगता है, इंटरेस्ट भी लगता है. ठीक है, तो वो एक फाइनेंस चार्जेस होता है कि आप एक अमाउंट जो इंस्टेंटली पे करना था उसको इंस्टेंटली नहीं पे करके अब आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, पार्ट्स में पे कर रहे हो, टुकड़ों में पे कर रहे हो, तो उसका किराया देना पड़ेगा, उसका चार्जेस देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. बस यही है हायर परचेज सिस्टम. ठीक है, अब क्योंकि पेमेंट जो होता है वो इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, पार्ट्स में हो रहा है, तो जो परचेजर है वो उस कमोडिटी का, उस आइटम का ओनर तभी बनेगा व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड. जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी तब जाके वो उसका ओनर बनेगा. अदरवाइज वो उसकी पोजीशन एक किराएदार के जैसी रहेगी. उसके पास उस आइटम का, उस कमोडिटी का पोजीशन जरूर रहेगा, कब्जा जरूर रहेगा. कि मान लीजिए एक्स ने एक कार इंस्टॉलमेंट पे परचेज की, तो कार उसको मिल गई, वो यूज भी कर रहा है, कार को चला भी रहा है, लेकिन वो मालिक नहीं है. कब तक, जब तक कि वो उस कार की आखिरी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता है, तब तक वो उस कार का ओनर नहीं बनेगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर परचेज. जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब इस चैप्टर के ऑब्वियसली वी आर मोर कंसर्न अबाउट अकाउंटिंग, तो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हर चैप्टर में काम आती है. वैसे इस चैप्टर की भी कुछ टर्मिनोलॉजी है. सबसे पहले तो दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक होगा हायर सेलर और एक होगा हायर परचेजर. हायर सेलर जो किसी भी आइटम को, किसी भी गुड्स को, सेलर के लिए तो गुड्स ही होता है, एक्सक्यूज मी, तो हायर सेलर जो उस गुड्स को हायर परचेज सिस्टम पे सेल करेगा, ही इज हायर सेलर. हायर परचेजर जो, अब उसके लिए तो, परचेजर के लिए वो गुड्स नहीं है, परचेजर के लिए तो काइंड ऑफ कमोडिटी है, एसेट है. ठीक है ना, आज कार बेचने वाले के लिए कार गुड्स हो सकता है, लेकिन परचेजर के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि वो कार परचेज करके लाया है. ठीक है, तो वो जो भी कमोडिटी है, जो पर्सन उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की अंडरटेकिंग लेके, प्रॉमिस लेके जो परचेज कर रहा है, दैट इज हायर परचेजर. ठीक है, फिर अब इसमें दो तरह की प्राइस चलती है. एक चलती है कैश प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपी. एक चलती है हायर परचेज प्राइस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एचपीपी. कैश प्राइस एंड हायर परचेज प्राइस, दैट इज सीपी एंड एचपीपी, क्या है कि अगर उसी कमोडिटी को इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीदा जाए, जिस कमोडिटी की बात की जा रही है, अगर उसी कमोडिटी को इंस्टॉलमेंट में परचेज नहीं किया जाए, सारा पैसा एक ही दिन परचेज वाले दिन देके, पेमेंट कैश में देके और उसे परचेज कर लिया जाए, दैट इज नोन एज कैश प्राइस.
ठीक है। तो कैश प्राइस मतलब ऑब्वियसली कैश प्राइस, कैश में अगर किसी एसेट को खरीद के लाएंगे तो कम प्राइस में मिलेगी, पूरा का पूरा पैसा लेके आएंगे। तो कैश प्राइस वही है कि वो कंसीडरेशन, वो अमाउंट जो पे किया जाएगा अगर उसी कमोडिटी को कैसे परचेज कर लिया जाए, कैश में परचेज कर लिया जाए तो कितना अमाउंट पे किया जाएगा, दैट इज कैश प्राइस। ठीक है। हायर परचेज प्राइस क्या है? हायर परचेज प्राइस टोटल पेमेंट जो हायर परचेजर करेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कि हायर परचेज सिस्टम में सारी इंस्टॉलमेंट का टोटल जोड़ लीजिए, सारा हायर परचेज प्राइस भी क्या होगा। अगर हायर परचेज प्राइस का मैं फॉर्मूला बनाऊं तो हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला होगा कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कि जो भी गुड्स का कैश प्राइस है कि अगर उसे कैश में बेचते, कैश में खरीदते तो कितना पेमेंट देना पड़ता, प्लस जो भी इंटरेस्ट है दैट इज हायर परचेज प्राइस। ठीक है। तो हायर परचेज प्राइस जो टोटल अमाउंट पे होगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सारी इंस्टॉलमेंट का टोटल कर लीजिए, दैट इज नोन एज हायर परचेज प्राइस। फिर आते हैं हम डाउन पेमेंट पर। डाउन पेमेंट क्या, शॉर्ट में इसको बोलते हैं डीपी। देखिए अगर इंस्टॉलमेंट में भी कोई चीज परचेज करने जाएंगे ना, कोई मान लीजिए कार को इंस्टॉलमेंट में परचेज करने गया, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बिना कुछ पैसा दिए कार उठा के ले आएगा, उसे कुछ पैसा इंस्टेंटली परचेज करते टाइम पे देना पड़ेगा, चाहे वो जो भी उसकी वैल्यू है, जो भी उसका कैश प्राइस, उसका 10%, 5%, 20%, जिसको बोलते हैं डाउन पेमेंट, बोलते ना इतना डाउन पेमेंट दो और कार घर ले जाओ, इतना डाउन पेमेंट दो और मोबाइल घर ले जाओ। तो डाउन पेमेंट एक ऐसा पार्ट होता है जो किसका हिस्सा होता है, कैश प्राइस का हिस्सा होता है। डाउन पेमेंट इज ए पार्ट ऑफ कैश प्राइस, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा अमाउंट होता है जो परचेज के टाइम पे ही इंस्टेंटली इमीडिएटली पे कर दिया जाता है, दैट इज डाउन पेमेंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट। ऑब्वियसली इंटरेस्ट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम हायर परचेज की बात करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है? क्योंकि जो पैसा इमीडिएटली मिलना चाहिए था सेलर को, अब वो पैसा सेलर को टुकड़ों में मिलेगा, पार्ट्स में मिलेगा। ठीक है। तो सेलर अपने उस पैसे पे कुछ चार्जेस लेगा जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस चार्जेस, या सीधी सादी लैंग्वेज में बोल दूं तो अपने पैसे का किराया, कि जो पैसा उसको आज मिलना था, इमीडिएटली मिलना था, वो पैसा उसको 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में मिलेगा। तो वो जो उसको पैसा लेट मिल रहा है, वो जो पेमेंट डेफर्ड हो गया, he will charge some amount as a interest on that money. I used to generally say in a simpler sense, it is the rent of that money. उस पैसे का वो किराया वसूल कर रहा है क्योंकि वो पैसा उसको लेट मिलेगा, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट वगैरह डिफाइंड होता है कि इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा। इंटरेस्ट ऑलवेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगता है, जितना पैसा बकाया रहता है, क्योंकि देखिए इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है तो पैसा पे भी होता जा रहा है, तो जो पैसा आउटस्टैंडिंग बचता है किसका, कैश प्राइस का जो हिस्सा लगता है। ये तो बहुत क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट भी आप बहुत जगह जानते हैं कि इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, और प्रिंसिपल अमाउंट का भी जो भी बकाया अमाउंट होगा, क्योंकि धीरे धीरे ग्रेजुअली इंस्टॉलमेंट में पैसा पे भी होते जा रहा है, तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट का बैलेंस बचता जाएगा उस पे इंटरेस्ट लगता है। और आखिरी है इंस्टॉलमेंट। डेफिनेटली पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, एक साथ पेमेंट तो कर नहीं पा रहे, पार्ट्स में कर रहे हैं, तो जो पार्ट्स में पेमेंट होता है दैट इज नोन एज इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, कुछ पार्ट तो होता है कैश प्राइस का, प्रिंसिपल अमाउंट, या कैश प्राइस क्या होगा एक तरह का प्रिंसिपल अमाउंट, तो कुछ पार्ट तो होता है किसका, कैश प्राइस का, और बाकी होता है उसका इंटरेस्ट। ठीक है। तो कुछ पार्ट कैश प्राइस का होता है, कैश प्राइस का एक हिस्सा होता है, साथ में हर इंस्टॉलमेंट का जो भी लास्ट पीरियड से लेके लास्ट पीरियड में जो इंस्टॉलमेंट पे की होगी, लास्ट पीरियड से लेके अभी वाले पीरियड तक का, करंट पीरियड तक का, उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। राइट। तो दीज आर द टर्म्स जो इस चैप्टर में काम आने वाली है।
So firstly, let's understand the accounting part. हमने कहा दो पार्टीज हैं, हायर परचेजर और हायर वेंडर, है ना। और क्योंकि हायर परचेजर से यहाँ लिख देता हूँ हायर परचेजर, हायर परचेजर एंड हायर वेंडर दो पार्टीज हैं। दोनों की बुक में क्या रिकॉर्डिंग होगी, क्या अकाउंटिंग होगी। देखिए, एक चीज अकाउंटिंग के पहले आपको समझ लेनी जरूरी है कि परचेजर जो है वो सारा पेमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन बदले में वो एक कमोडिटी खरीद रहा है जो उसके लिए एसेट है। तो ये दो तीन चीजों का बड़ा फैक्टर रहेगा, इंटरेस्ट का फैक्टर रहेगा, कैश प्राइस का फैक्टर रहेगा, क्योंकि कैश प्राइस प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो फिर हायर परचेजर की बुक में कैसे रिकॉर्डिंग चलेगी, तो हायर परचेजर की बुक में दो मेथड पढ़ने वाले हम। पहला मेथड है टोटल एसेट मेथड, नाम से एज द नेम सजेस्ट, टोटल एसेट मेथड। हायर परचेजर क्या करता है, पहले ही दिन मतलब एट द टाइम ऑफ परचेज, जब वो उस कमोडिटी को, उस आइटम को परचेज कर रहा है, परचेज करते ही या परचेज करने वाले दिन ही वो अपनी बुक्स में एसेट का अकाउंट ओपन कर देता है, जबकि उसने कोई पैसा नहीं दिया। मतलब अंडर दिस मेथड ये एजम्पशन होती है कि परचेजर पहले ही दिन उसको अपनी एसेट अज्यूम कर लेता है, परचेजर पहले ही दिन उसको अपनी एसेट की तरह मान लेता है, उसको अपनी एसेट ट्रीट कर लेता है। पहले ही दिन से मेरा मतलब है ऑन द डेट ऑफ परचेज, परचेज वाले दिन ही परचेजर उसको अपनी एसेट की तरह क्या कर लेगा, ट्रीट कर देगा, उसको अपनी एसेट की तरह मान लेगा। तो जैसे हम क्रेडिट परचेज करते हैं वो वाली एंट्री कर देगा, परचेज करने वाले दिन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, हायर वेंडर को अपना क्रेडिटर बना लेगा। कौन से प्राइस से, कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस से नहीं, कैश प्राइस। एक ऐसा प्राइस कि अगर वही आइटम कैश में खरीदा जाता तो कितना पेमेंट किया जाता, दैट इज नोन एज कैश प्राइस। तो सबसे पहले परचेजर ने पहले दिन एसेट का अकाउंट अपने बुक्स में ओपन कर लिया और वेंडर को अपना क्रेडिटर बना दिया। कौन से प्राइस से, कैश प्राइस, राइट। उसके बाद कैश प्राइस से उसने वेंडर को अपना क्रेडिटर बना दिया, मतलब कैश प्राइस वेंडर के नाम पे ड्यू कर दिया। अब क्या होगा, परचेज वाले दिन ही वो डाउन पेमेंट देगा, क्योंकि हमने बोला था कि कुछ ना कुछ अमाउंट तो एट द टाइम ऑफ परचेज बतौर एडवांस देना ही पड़ता है। तो परचेज वाले दिन जब वो डाउन पेमेंट करेगा, तो डाउन पेमेंट करेगा तो सारा पैसा हमने हायर वेंडर के यहाँ डेबिट कर दिया। डाउन पेमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इट इज ए पार्ट ऑफ कैश प्राइस। मान लीजिए 1 लाख ड्यू किया, 10,000 का डाउन पेमेंट दिया, तो 10,000 से हायर वेंडर का अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा और बचा हुआ जो अमाउंट होगा आउटस्टैंडिंग, अब आगे इंटरेस्ट वगैरह उसी पे लगेगा। इंटरेस्ट कितना होगा कैश प्राइस में, वो सब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी और उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है, वो अभी हमारा लेटर पार्ट में आएगा। पहले हम अकाउंटिंग एंट्री समझ लें। अब देखिए, ये जो दोनों एंट्रीज है, दीज टू एंट्रीज, ये मैं कहता हूं वन टाइम एंट्री। परचेज एक बार ही करेंगे, डाउन पेमेंट एक बार ही करेंगे, तो ये दोनों एंट्री तो वन टाइम होगी। बाकी की जो एंट्री है वो रिकरिंग एंट्री है। रिकरिंग एंट्री मतलब बार बार होगी, ठीक है। बार बार कैसे होगी कि हर इंस्टॉलमेंट की डेट पे, अब इंस्टॉलमेंट मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, 6 मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है। तो हर इंस्टॉलमेंट की डेट पर इंटरेस्ट ड्यू होगा। इंस्टॉलमेंट मतलब कैश प्राइस का कुछ पार्ट और इंटरेस्ट, ठीक है। तो हर इंस्टॉलमेंट की डेट, जब भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होनी होगी, ठीक है, क्या करेंगे, देखिए कैश प्राइस तो पूरा का पूरा वेंडर के नाम पे ड्यू है। कैश प्राइस से तो ऑलरेडी परचेजर ने क्या किया हुआ है, वेंडर को क्रेडिट किया हुआ है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, परचेजर क्या करेगा, परचेजर इंटरेस्ट ड्यू कर लेगा। इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए वो इंटरेस्ट को डेबिट करेगा और क्रेडिट किसको करेगा, हायर वेंडर को, कि जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा
जो भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है, जिस भी इंस्टॉलमेंट की हम एंट्री कर रहे होंगे, रिकरिंग एंट्री होगी, बार बार जब भी इंस्टॉलमेंट की डेट आएगी तो पहला काम क्या करेगा, जितना भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है या कैश प्राइस बाकी है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके और इंटरेस्ट ड्यू करेगा। तो परचेजर के लिए वो इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर को क्रेडिट कर देगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट उसका एक्सपेंसेस है और पैसा किसको देना है, पैसा देना है वेंडर को, राइट। उसके बाद हम देख लें, उसने पैसा ड्यू कर दिया। अब आप देखना कैश प्राइस मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो पूरा का पूरा ऑलरेडी वेंडर के नाम पे लिखा हुआ है। जिस इंस्टॉलमेंट की भी हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड फिर जो भी होगा उस टाइम का जो भी इंटरेस्ट बनता होगा वो भी ड्यू कर दिया और अब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे। जो भी जिस भी इंस्टॉलमेंट की बात चल रही होगी उस इंस्टॉलमेंट का जितना अमाउंट होगा वो पहले से डिसाइडेड होगा। मैंने कहा वो अभी लेटर पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैसे डिसाइड होता है, इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होता है। जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा उस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे। तो हमने सारा पैसा हायर वेंडर के नाम पे क्रेडिट किया, पेमेंट करेंगे परचेजर की बुक में, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट हो गया परचेजर के, राइट। और फिर परचेजर के लिए वो कमोडिटी एक तरह की एसेट है। हमने बोला परचेजर के लिए वो आइटम एसेट है, चाहे वो सेलर के लिए गुड्स होगा, ठीक है, लेकिन परचेजर के लिए तो वो एसेट है। तो वो हर ईयर के एंड पे उस पे अगर डेप्रिसिएबल एसेट है, डेप्रिसिएशन करने लायक एसेट है, तो हर ईयर के एंड में वो अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। डेप्रिसिएशन की नॉर्मल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, रेट आपको गिवन होगी, मेथड आपको गिवन होगा। अब इस पूरे हायर परचेज वाले सिस्टम में परचेजर को दो लॉस हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर ईयर में परचेजर के दो एक्सपेंसेस या दो लॉस है, एक तो वो जो हर बार इंटरेस्ट पे कर रहा है वो, और डेप्रिसिएशन। तो जितना भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट है इट विल बी चार्ज फ्रॉम P&L अकाउंट। वो जो भी डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ईयर के एंड में क्या कर लेंगे, चार्ज कर लेंगे। तो दिस इज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ये रिपीटेटिव एंट्री चलती रहेगी थर्ड से लेके सिक्स तक। हर इंस्टॉलमेंट की डेट पर इंटरेस्ट भी होगा, फिर इंस्टॉलमेंट पे होगी, हर ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगेगा और हर ईयर के एंड में वो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, तो सेम हम आते हैं अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसके, हायर वेंडर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। देखिए हायर वेंडर के मेथड का कोई नाम नहीं है, लेकिन जो परचेजर ने किया उसी का कॉपी मेथड है। इसके हम टोटल एसेट तो बोल नहीं सकते क्योंकि इसकी तो एसेट नहीं है, इसके लिए तो गुड्स की सेल है, लेकिन मोर और लेस कॉपी मेथड है। कॉपी काम हो रहा है कि जो परचेजर ने किया कि अपने यहाँ उसने एसेट अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया, वैसे ही वेंडर अकाउंट भी परचेजर ने पहले ही दिन उस एसेट को अपनी परचेज मान लिया, क्रेडिट परचेज मान लिया। सेम वेंडर भी पहले ही दिन उसको अपनी क्रेडिट सेल्स की तरह ट्रीट कर देगा। तो जैसे ही उसने उस कमोडिटी को, उस गुड्स को सेल किया, वो कैश प्राइस से अपने यहाँ हायर परचेजर का अकाउंट ओपन कर लेगा। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल, सेल के आगे भी एक वर्ड लग जाएगा हायर सेल। तो उसने परचेजर का अकाउंट डेबिट कर दिया, वही उसको अपना डेटर बना दिया। कौन से प्राइस से, कैश प्राइस से टू हायर सेल। फिर वही डाउन पेमेंट जब होगा, डाउन पेमेंट का पैसा इसको मिलेगा। जब डाउन पेमेंट का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, डाउन पेमेंट का अमाउंट मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। वही हायर परचेजर का जो अकाउंट डेबिट किया था वो थोड़ा रिड्यूस हो गया, कौन से अमाउंट से, डाउन पेमेंट के अमाउंट से, ठीक है। फिर इसी तरीके से क्या होगा, इंटरेस्ट भी होगा, वही एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट के टाइम पे जो भी उसका इंटरेस्ट बनता होगा
प्रीवियस इंस्टॉलमेंट से लेके करंट इंस्टॉलमेंट तक का उतना इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट इसके लिए इनकम रहेगा और हायर परचेजर से चार्ज करेगा, तो हायर परचेजर को अपना डेटर बनाएगा और इंटरेस्ट को अपनी इनकम, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट। फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा, इंस्टॉलमेंट वही पार्ट ऑफ कैश प्राइस और जो भी इंटरेस्ट होता है उसी से मिलके बनती है। इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, सारी चीजें हायर परचेजर के अकाउंट में इसने डेबिट की है, तो जितना अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट कर देगा और फिर इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर करेगा। इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो जो भी पूरे साल का इंटरेस्ट बनेगा, जितनी भी इंस्टॉलमेंट पूरे साल में आएगी, हमने बोला इंस्टॉलमेंट मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली, कुछ भी हो सकती है, तो जितना भी इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ होगा उस पर्टिकुलर ईयर में, हर ईयर के एंड में वो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा। वही वापस ये दो एंट्री वन टाइम एंट्री है, बाकी सारी एंट्री रिपीटेटिव एंट्री है। इसके यहाँ डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं, क्योंकि इसके लिए तो गुड्स है, इसने तो अपना गुड्स ट्रांसफर कर दिया किसको, परचेजर को, तो इसको डेप्रिसिएशन वाला तो इसके यहाँ फंडा एप्लीकेबल ही नहीं होता है।